नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 अप्रैल 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पांस ऑन प्ली फॉर रेनिंग इन काउ विजिलेंटीज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर प्रत्युत्तर मांगा है, जवाब मांगा है जो कि गोरक्षकों पे लगाम लगाने के लिए दायर की गई थीं। आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द 6 स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को इस बात के लिए निर्देश दिया कि जो पीआईएल यानी कि जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं इस बात के लिए कि जो गोरक्षक हैं तो उनको एक्सटॉर्शनिस्ट यानी कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति पे हमला करना, या कि एक्सटॉर्शनिस्ट का मतलब होता है समाज विरोधी कार्य करने वाले, या स्पष्ट हिंदी शब्दों में कहें तो असामाजिक तत्व। तो ये कहा गया था कि उनको एक्सटॉर्शनिस्ट यानी कि असामाजिक तत्व घोषित किया जाए जो कि गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अर्थात एट्रोसिटी करते हैं। ठीक, तो हुआ क्या था कि आपको घटना के बारे में पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अलवर में घटना हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग गायों को ले जा रहे थे तो उन पे गोरक्षकों ने हमला कर दिया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो सवाल वहाँ पर ये उठा था कि अगर कोई भी व्यक्ति भले ही किसी उद्देश्य से ले जा रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि वो गोहत्या करने के उद्देश्य से ले जा रहा है और अगर गोहत्या के लिए कोई कानून बना है, तो आपका काम है कि उस व्यक्ति की सूचना आप पुलिस तक पहुंचाएं और पुलिस बाद में उसे गिरफ्तार करके उस पर कार्यवाही करे। लेकिन अगर कोई खुद ही वहां पे जाकर के कार्यवाही करने लगे और पुलिस का काम खुद ही अपने हाथ में ले ले और खुद ही निर्धारित करने लगे कि उन गायों को हत्या करने के लिए ही ले जाया जा रहा था, तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का शासन है, तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून की जो प्रक्रिया है उसी के साथ सभी को चलना होता है और अगर कोई उसे तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो गोरक्षा के नाम पे अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, तो उनसे यही लग रहा है कि उन पे बराबर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वो उन पीआईएल का जवाब भेजें। और जहाँ तक गोहत्या इत्यादि का प्रश्न है, तो कई राज्यों में पहले से ही गोहत्या को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसकी व्यक्ति को पुलिस को सूचना देनी चाहिए और पुलिस को आगे की कार्यवाही करनी चाहिए, ना कि उन लोगों को खुद ही उस व्यक्ति को अपराधी मान करके कोई कार्यवाही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से खुद ही गैरकानूनी कार्य हो जाता है। तो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दो अन्य खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पहली है कि 2 किल्ड इन टेरर अटैक इन स्टॉकहोम, यानी कि स्टॉकहोम में आतंकी हमले में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तो स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है। तो इस समय यूरोप में आपने देखा होगा कि लगातार छोटे मोटे हमले होते ही रहे हैं, कुछ बड़े हमले भी हो चुके हैं। तो वहाँ पर इस बात की काफ़ी चर्चा गर्म हो चुकी है कि क्या अब और शरणार्थियों को यूरोप में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वहाँ पे एक दक्षिणपंथी लहर भी आई हुई है। तीसरी जो खबर है कि यूएस जो है सीरियन वॉर बॉम्ब्स बेस, यानी कि यूएस ने सीरियाई युद्ध को ज्वाइन कर लिया है, वो उसमें जुड़ गया है और कुछ बेस पे, कुछ एयर बेसिस पे उसने क्या किया है, बमबारी की है। तो पूरी जो खबर है तो अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पे एक अन्य छोटी खबर है कि हसीना टू रेज वाटर शेयरिंग विद मोदी, यानी कि शेख हसीना दिल्ली यात्रा में अपनी मोदी जी के साथ जल बंटवारे के मुद्दे को उठाएंगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इस मुद्दे को उठाने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई फ्रेमवर्क ही अभी तक तैयार नहीं हुआ है कि इसका क्या कोई हल निकल सकता है। और जब कोई फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं है तो मुद्दे को उठा करके भी कोई हल नहीं निकाला जा सकता। तो जो विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं वो भी यही बताते हैं कि इसको उठाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो बेहतर है कि ना उठाया जाए। उठाएंगे भी तो कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। तो इससे बेहतर ये होगा कि जिन मुद्दों के लिए आई हैं, यानी कि इस बार जो रक्षा खरीद और रक्षा सहयोग के मुद्दे के लिए जो आई हैं शेख हसीना, तो उसी पे उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अगली खबर ये है कि जो फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड,
वो कल प्रदान किए गए। तो उसमें जिन लोगों को या जिन कैटेगरीज़ में जिन फिल्मों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि अक्षय कुमार को इस बार बेस्ट एक्टर का यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और इनको पहली बार प्राप्त हुआ है, यानी कि उसके पहले इनको नहीं मिला था। तो रुस्तम फिल्म के लिए मिला है और बाकी की जो लिस्ट है तो सामने है आपके, आप देख लीजिएगा। तो बाकी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस के, वह बाकी जो कई सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ये आता रहता है। तो अगली खबर है कि डिफ़िकल्ट टू मीट BS6 डेडलाइन, यानी कि BS6 की जो आखिरी तिथि है उससे मिला पाने में, यानी कि उसके अनुसार कार्य कर पाने में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने असमर्थता जाहिर की है। तो अभी तो आपको बता दूं कि BS4 मानक अभी आए हैं, ठीक 1 अप्रैल 2017 से। BS6 मानक जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है वो 1 अप्रैल 2020 से आएंगे, यानी कि ठीक 3 सालों के बाद आएंगे। तो अभी सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास 3 वर्ष का समय है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों का ये कहना है कि उनके पास जो तकनीक है तो वो इतनी उन्नत अभी नहीं हो जाएगी 2-3 सालों में कि वो भारत में BS6 वाहनों का निर्माण कर सकें, क्योंकि जो पूरी असेंबली लाइन भारत में लगाई गई है तो वो इस प्रकार के वाहनों का निर्माण करने के लिए लगाई गई है कि जो BS3 मानकों के हिसाब से थे और जिन्हें अब अपग्रेड करके BS4 पे किया गया है। उनका कहना है कि BS6 को अपग्रेड कर पाने के लिए बहुत सारी नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे नए खर्चे आएंगे, नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, नए इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, वो सब अभी हमारे पास नहीं है। तो अगर BS6 मानक लाए जाते हैं तो हो सकता है कि कंपनियां जो हैं तो BS6 मानकों के अनुसार वाहन बनाने में असमर्थ हो जाएं। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आपने अभी देखा कि अचानक से जब BS3 से BS4 की तरफ चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से कोई भी BS3 का वाहन नहीं बिक सकेगा, तो देखा आपने कि जो कंपनियां थी उनकी हालत कितनी ख़राब हुई। तो कंपनियों को ये था कि अगर 1 अप्रैल 2017 से BS4 मानक आ रहे हैं तो उसके तकरीबन 1 साल पहले से ही उनको BS4 मानकों के वाहन बनाने लगने चाहिए थे। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे, BS3 वाहन बना रहे थे, और जब वो बिक नहीं पाए तो अब हंगामा कर रहे थे कि बिक नहीं पाए, हमको घाटा हो गया उसकी वजह से। तो उनका यही कहना है कि अगर 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानक आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अप्रैल या मई 2019 से, यानी तकरीबन 1 साल पहले से ही BS6 वाहन बनाने पड़ेंगे। तो जो पूरी की पूरी उनकी असेंबली लाइन है तो उसको BS6 मानकों को बनाने के हिसाब से लगानी पड़ेगी। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास इस तरीके से तो सिर्फ 2 ही वर्ष बचते हैं कि BS4 से BS6 में जाएं, जबकि BS4 पे तो हमने अभी अपग्रेड किया है 1 साल पहले, और हमको अभी अगले 2 सालों में पूरा अपग्रेड करके BS6 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास अभी सक्षमता नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाएँ, तो इसलिए हमें कुछ समय संबंधी छूट दी जाए, उनका ऐसा कहना है। तो आपको बता दूं कि इन मानकों को जो संस्थान तय करता है उसका नाम है एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, ठीक। तो 2 महत्वपूर्ण अथॉरिटीज़ होती हैं, एक तो आप जानते हैं कि CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है ये एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और BS6 या BS4 मतलब BS मानकों के संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि इस बार एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आना ही आना चाहिए। अगली खबर ये है कि नो लीगल ड्यूटी टू ऑफर अ ग्रेस पीरियड, यानी कि पहले शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कृपा काल, ठीक है, यानी कि जिस समय कोई कृपा की जाए। तो ये कहना है केंद्र सरकार का कि हम कोई कृपा काल प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। तो मामला क्या है आपको समझाता हूँ। मामला ऐसा है कि जब 8 नवंबर को नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने ये कहा था कि सभी व्यक्तियों को 31 मार्च 2017 तक नोट बदलने की या जमा करने की इजाज़त होगी, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 30 दिसंबर 2016 को ही उसकी आखिरी तिथि रख करके उस पूरे कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब आगे से सिर्फ NRIs जो होंगे उनको नोट बदलने की इजाज़त होगी, और जो भारतीय हैं तो उनको किसी भी प्रकार का नोट बदलने या कि पुराने नोट जमा करने की अब इजाज़त नहीं होगी। तो कई सारे लोगों के पास नोट बचे रह गए थे, तो उस वजह से वो चिंतित थे, और उन्होंने क्या कहा था कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि जो नोट हैं तो वो 30 दिसंबर के बाद भी 31 मार्च 2017 तक जमा होंगे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि सरकार ने एक एक्ट ही वो एक ऑर्डिनेंस यानी एक अध्यादेश जारी कर दिया था। द गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे उसका अध्यादेश का नाम था स्पेसिफाइड बैंक नोट्स
सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑर्डिनेंस। ठीक, आपको बता दूं कि ये जो अध्यादेश था तो बाद में संसद में इसको एक्ट यानी अधिनियम भी बना दिया गया था और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 30 दिसंबर 2016 के बाद कोई भी नोट ना बदला जाएगा ना जमा किया जाएगा, जो पुराना नोट है। और उसके पीछे उन्होंने कारण दिया था कि माल प्रैक्टिसेस एंड इरेगुलरिटीज़ डिटेक्टेड बिटवीन नवंबर 9 एंड दिसंबर 30, यानी कि 9 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक के बीच जो माल प्रैक्टिस यानी कि गलत आचरण किया गया और जो अनियमितताएं हुई इन नोटबंदी के दौरान, पैसे को जमा करने को लेकर कि या कि नोट बदलवाने को लेकर, फर्जी अकाउंट्स में पैसा जमा करने को लेकर, ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो उसकी वजह से हमने फैसला लिया था कि इसको 31 मार्च तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि हमने कानून बना करके, पहले अध्यादेश ला करके फिर कानून बना करके इस बात को स्पष्ट कर दिया था, इसलिए हमारे ऊपर कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। और ये बात भी सही है कि जब इन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट ही बना दिया, संसद में अधिनियम ही बना दिया उस चीज़ के लिए कि अब आगे नोट नहीं जमा होंगे, तो उन्होंने क्या वादा किया था क्या नहीं किया था उसका तो कोई वैसे भी मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि सरकार अगर कोई वादा करे और उसके बाद उसको ना निभाए तो कोई बाध्यता थोड़ी है, या कि घोषणा पत्र में कोई कुछ कहे बाद में सरकार बनने पर ना निभाए तो कोई बाध्यता नहीं होती है। बाध्यता होती है सिर्फ संविधान को मानने की और जो अधिनियम अभी वर्तमान में हैं उनके अनुसार कार्य करने की। उसके अलावा सरकार की कोई अन्य बाध्यता नहीं है। तो जब उन्होंने अपनी बाध्यता ही समाप्त कर ली कि हम 31 दिसंबर के बाद नोट नहीं बदलेंगे, तो उसके बाद उन पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अगला है केन बेतवा लिंक हिट्स ग्रीन हर्डल, यानी कि जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है तो उसमें फिर से एक पर्यावरण संबंधी बाधा उत्पन्न हो गई है। तो आपको पता होगा कि पहले से इसमें काफ़ी सारी बाधाएं चल रही थी, तो उसमें जो नई बाधा उत्पन्न हुई है वो किसने उत्पन्न की है, वो की है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने, यानी कि एक वन सलाहकार समिति होती है और ये किसके अंतर्गत होती है, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत होती है। तो ये वन सलाहकार समिति दरअसल पे वो सर्वोच्च समिति होती है जो ऐसी परियोजनाओं को अपनी मंजूरी देती है जिस पे अंतिम रूप से कोई भी निर्णय लिया जाना हो। अर्थात कि जब कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि उस पर ऐसा लगता है पर्यावरण मंत्रालय को कि जो निचले संस्थान हैं क्लियरेंस देने वाले, उनके क्लियरेंस से काम नहीं चलेगा, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, तो फिर वो सारा मामला कहाँ चला जाता है, एफएसी के पास चला जाता है। और वहाँ पर एफएसी जो है तो वो अगर निर्णय देती है कि वो होना चाहिए तो ठीक है, और अगर उस परियोजना को वो कैंसिल कर देती है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। ठीक, और कई बार आपको बता दूं कि ये दे भी देती है सहमति तो कई बार मुद्दे एनजीटी पहुंच जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो तो होता ही रहता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडियाज़ एपेक्स फॉरेस्ट एडवाइजरी बॉडी हैज़ इम्पोज टफ कंडीशन ऑन केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के ऊपर इस एफएसी ने बहुत ही कड़ी शर्तें लगाई हैं। आपको बता दूं कि पहले से ही इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रभावों की वजह से, यानी कि उन प्रभावों के मद्देनज़र इसको बहुत से ऐसे प्राधिकरणों से अब क्लियरेंस लेने के लिए गुजरना पड़ा था। अर्थात कि पहले से ही इसकी जो राह थी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की, ये आसान नहीं थी, और ऊपर से आखिरी जो इसको क्लियरेंस लेना था वो एफएसी से लेना था, और एफएसी ने इस पे जो शर्तें थी तो उसको इतनी कड़ी शर्तों के रूप में लागू किया है कि बड़ा मुश्किल है इस परियोजना का चालू हो पाना। अब आपको बता दूं कि एफएसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दरअसल पे क्या है कि अगर कोई भी स्थान, कोई भी इलाका फॉरेस्ट लैंड अर्थात वन स्थल के रूप में अधिसूचित है तो उसको तब तक किसी भी परियोजना स्थल के रूप में नहीं बदला जा सकता है जब तक कि उसको एफएसी से इजाज़त ना मिल जाए। यानी कि एफएसी ये काम करती है कि उस फॉरेस्ट लैंड को वो किस में बदल देती है, वो किसी प्रोजेक्ट लैंड में बदल देती है। यानी कि इस प्रक्रिया को डाइवर्जन कहा जाता है। डाइवर्जन के माध्यम से क्या होता है कि किसी भी वन्य भूमि को सामान्य भूमि या कि वाणिज्यिक भूमि के रूप में बदल दिया जाता है जहाँ पे कोई अन्य परियोजना लगाई जा सकती है। तो है क्या कि इन सारी परियोजनाओं को लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आसानी से दे ही देगा इजाज़त, कि जो डाइवर्जन होता है तो बड़ी आसानी से कर देगा। डाइवर्जन करने पर ऐसी ऐसी शर्तें लगाता है कि हम तभी डाइवर्जन करेंगे जब आप इन शर्तों का पालन करें। तो कई बार
वो जो शर्तें लगाते हैं तो वो परियोजना जो चलाने वाले हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका पालन करना। तो केन बेतवा लिंक में जो एफएसी ने मुद्दा फंसाया वो थोड़ा सा जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि 4141 हेक्टेयर का वो इलाका जहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका पड़ रहा है। तो ये कहा गया कि अगर यहाँ पर एक बांध बनाया जाता है इस पूरी रिवर लिंक परियोजना में तो उसमें क्या होगा कि 4141 हेक्टेयर का जो इलाका है जो कि किसी अभ्यारण्य का इलाका है, टाइगर रिजर्व का इलाका है, तो डूब जाएगा। जब वो डूब जाएगा तो आप उसके बदले में क्या करेंगे? तो ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि हम उसके बदले में 8000 एकड़ में फिर से नए जंगल लगाएंगे और जो वहाँ से बाघ या अन्य जानवर हटाए जाएंगे तो उनको इन नए इलाकों में बसाया जाएगा। तो एफएसी ने कहा कि ठीक है, आपने वैसा कहा तो था, लेकिन पहली बात तो ये बता दें कि आपने जिस 8000 हेक्टेयर की बात की थी वो 8000 हेक्टेयर उस ज़मीन से बिल्कुल अलग जगह पर है जहाँ पे अभी ये जंगल है। तो उनका कहना था कि जो नई ज़मीन होनी चाहिए तो कंटिग्यूअस होनी चाहिए, यानी कि उसी ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए जहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है। यानी कि अगर आप एक साइड का ज़मीन डुबा रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व का, तो दूसरे साइड का ही जुड़ा हुआ ज़मीन आपको अधिग्रहित करके वहाँ पे जंगल बनाना होगा। तो ये कहा गया उनकी तरफ से कि अगर वहीं पे जंगल बनाएंगे तब तो बहुत सारा जो रेवेन्यू लैंड है, बहुत सारी जो राजस्व भूमि अर्थात जो गांव वगैरह हैं, तो वो हमको वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अधिग्रहित करने पड़ेंगे और फिर उनको जंगल बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो बहुत भयंकर मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हम जंगली इलाका ही अधिग्रहित करें तो हम मुआवजा कम देना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं रहते हैं, तो सिर्फ सरकार से सरकार की तरफ मुआवजे का लेन देन होता है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देगी पैसा, ठीक, और ज़मीन वो ले लेगी। लेकिन समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो जाएगी कि जब आप गांव अधिग्रहित करेंगे तो वहाँ पे घर होंगे, ट्यूबवेल होंगे, मोटर होंगे और इसके अलावा खेत होंगे, सड़कें होंगी, सब मतलब कि दुनिया भर की वहाँ पे पंचायत होती है। तो उस वजह से दिक्कत ये होती है कि जो मुआवजा है तो 200 गुना बढ़ जाएगा और ऊपर से उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ले दे करके जो शर्तें लगाई हैं एफएसी ने, तो अगर वैसी शर्तें नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि केन बेतवा लिंक फिर ऐसे में बन पाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में आते हैं तो पहले छोटी खबर देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया डोमिनेट्स ट्रम्प शी मीट, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात थी तो उसमें नॉर्थ कोरिया का जो मुद्दा था तो वही काफ़ी छाया रहा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो खबर थी ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर होने वाली थी, अगर वो खबर नहीं हुई होती जो कि महत्वपूर्ण खबर बन गई, अर्थात सीरिया में बमबारी की खबर। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरी मीटिंग थी तो पहले सारी दुनिया की नज़र इसी पे थी, लेकिन जब सीरिया में बमबारी हो गई तो ये मीटिंग ओवर शेडोड हो गई, यानी कि इस पे ऐसी छाया पड़ गई उस बमबारी की कि लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि यार ट्रंप और शी जिनपिंग को मिलना भी है। यानी कि है तो ये बहुत बड़ी घटना, लेकिन फिर भी एक दूसरी बड़ी घटना हो जाने की वजह से इसको तवज्जो नहीं मिली। तो बात इसमें ये कर लेते हैं कि बातचीत क्या क्या हुई। तो देखिए ऐसा है कि बातचीत कुछ भी नहीं हुई इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के अपना बयान दिया तो वो बयान ऐसा था कि सुन करके आपको थोड़ी हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि वी हैव हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑलरेडी, यानी कि हम पहले भी लंबी चर्चा कर चुके हैं, एंड सो फॉर आई हैव गॉटन नथिंग, और अभी तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, एब्सोल्युटली नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, बट वी हैव डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप, लेकिन फिर भी हमने एक दोस्ती पैदा कर ली है और जैसा कि मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि लंबे वक्त के लिए ये बहुत ही बढ़िया ताल्लुकात होंगे हमारे बीच और मैं इनसे आगे की भी बातें सोच रहा हूँ, यानी कि अपनी जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, उनको और आगे ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा हूँ, ठीक। तो ये उन्होंने एक कमेंट किया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने पहली लाइन कर दी कि जब हमारी बातचीत का कोई मतलब ही नहीं निकल पाया है, तो सीधी सी बात है कि हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे, चाहे वो दक्षिण चीन सागर के मुद्दे रहे हों, चाहे व्यापार संबंधी मुद्दे रहे हों, तो वहाँ पर कहीं पर भी हमें आपस में कोई सहमति नहीं प्राप्त हो पाई है, यानी कि एक दूसरे की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो अभी इतनी नहीं बन पाई है कि वो एक दूसरे पे भरोसा कर सकें, ठीक। तो ले दे करके क्या है कि यहाँ पर जो विवादित मुद्दे थे जैसे दक्षिण चीन सागर का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा, उनको तो नाम ही नहीं लिया किसी ने, बल्कि ये कहा गया कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश है तो उसका एक अच्छा विकास हो, हम यही चाहते हैं, दोनों की ओर से यही कहा गया।
तो ले देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि मीटिंग पूरी तरीके से असफल रही है, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं निकल पाया। सिर्फ इतना ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग पहली बार मिले हैं, तो थोड़ा सा उनके बीच हो सकता है कि अब अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू हो। तो अब जब अगली मीट कभी होगी, चाहे किसी फोरम पे हो, यानी कि जब मतलब शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, तो अगर वहाँ पे होती है या कि फिर ये अलग से मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों में देखा जाएगा कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन अभी ये जो मीटिंग थी तो ये किसी काम की नहीं थी खास। तो जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो देखी जाए कि ट्रम्प टेक्स ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हिज यंग प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति के अपने शुरुआती कार्यकाल में ही, अपने इस छोटे कार्यकाल में ही ट्रम्प ने अपना सबसे बड़ा जोखिम ले लिया है। तो घटना क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो सीरिया का इदलिब प्रांत है, जैसा कि सीरिया का सामने आपके नक्शा होगा, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलाका दिखा रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है शायरात एयरबेस, यहाँ पे हमला किया गया है। तो घटना ऐसी थी कि इदलिब प्रांत में अभी रासायनिक हमला हुआ था, और उस रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ये रासायनिक हमला असद की सरकार ने अपनी सेना के माध्यम से करवाया है, जबकि असद की सरकार ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया था कि ऐसा कोई हमला उनके द्वारा किया गया। और रूस ने कहा था कि असद की सरकार के द्वारा कोई हमला किया ही नहीं गया है, बल्कि इसकी बराबर जांच होनी चाहिए कि ये हमला किसने किया है। ठीक, तो अभी तक आपको बताऊं कि सारी दुनिया में ये स्पष्ट ही नहीं था कि ये हमला किया किसने है, क्योंकि कुछ लोग जो थे तो वो कह रहे थे कि ये हमला शायद असद की तरफ से किया गया है, उनके आदेश पर किया गया है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे जो विश्लेषक हैं और बहुत से जो पत्रकार हैं, उनका ये कहना था कि एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये विद्रोहियों ने हमला किया था या कि असद ने हमला किया था। लेकिन जब अमेरिका ने कल 60 मिसाइलें दाग दी सीरिया के ऊपर, तब जाकर के ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया कि क्या अमेरिका इस बात को लेकर के पक्का है कि ये हमला जो था सीरिया ने ही किया था और ये असद की ही मतलब कारस्तानी थी। और जब उनको ये बात स्पष्ट नहीं थी तो उन्होंने हमला क्यों किया। और इस बारे में तो पूरी दुनिया में पहले कंसेंसस होनी चाहिए ना कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक, तो अभी थोड़ी सी खबर पढ़ते हैं, फिर एक और छोटा सा विश्लेषण आपको इस पर मैं दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन थर्सडे एन इमोशनल मिस्टर ट्रम्प टुक अ ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हिज यंग प्रेसिडेंसी, यानी कि जो इमोशनल भावनात्मक रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में अपने सबसे बड़े जोखिम को ले लिया है, ऑर्डरिंग अ रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन सीरिया, यानी कि सीरिया पे एक रिटेलिएटरी मिसाइल हमला करने के लिए। तो रिटेलिएटरी का मतलब होता है जो बदले की भावना से कार्रवाई की जाए, यानी कि प्रतिशोध की भावना से, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सीरिया को सबक सिखाने के लिए जो कार्रवाई की गई है मिसाइल हमले की, तो वो एक जोखिम माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि इससे एक बड़ा युद्ध आगे चल के छिड़ सकता है। तो इसमें कहा गया कि इन अ डिजीइंग 48 आवर्स ही अपेंडेड अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन पुटिंग अमेरिका फर्स्ट एंड अवॉइडिंग मेसी कन्फ्लिक्ट्स इन डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि 48 घंटों में ही ये जो घटनाक्रम हुआ, उसके 48 घंटों में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उसी विदेश नीति को खारिज कर दिया जिसमें वो कहते आए थे कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे आगे रहेगा हमारे लिए, और दुनिया भर में क्या हो रहा है हमको उससे लेना देना नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा था कि बराक ओबामा ने अमेरिका को पैसा बर्बाद किया है दुनिया भर की कन्फ्लिक्ट्स में, दुनिया भर के कलेशों में अपना टांग अड़ा करके, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको इससे क्या लेना देना। आप अपनी सेना भेज करके, आप अपने जहाज भेज करके वहाँ पे अपना क्यों देश का पैसा खर्चा कर रहे हो, क्यों देश के सैनिकों को वहाँ पे मरवा रहे हो, ये उनका कहना था। और शायद इस वजह से लोगों का समर्थन भी उनको मिला कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल पुलिसिंग है, तो उसमें अमेरिका इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा शामिल है कि उसको लगता है कि अगर हम वहाँ पे नहीं करेंगे तो कोई जो व्यवस्था या अवस्था है वो सुधर ही नहीं सकती है उन इलाकों की। तो उस चक्कर में अमेरिका जो है तो सारी दुनिया में अपनी टांग अड़ाता रहता है और अपना ही नुकसान करवाता रहता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था अमेरिका में। और जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात को आगे भी बढ़ाया था कि हम जो है तो बिल्कुल भी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सच्चाई ये है कि उनको अपने शुरुआती दौर में ही समझ में आ गया कि बिना इंटरवेंशन किए, बिना दखलंदाजी किए कोई भी काम नहीं हो सकता है दुनिया में।
तो अभी आपको बता दूं कि जब ऐसी नई खबरें आ रही थी तो चीन भी इस बात के लिए लग गया कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इंटरनेशनल पुलिसिंग हम चालू कर देंगे। लेकिन अभी जो अमेरिका ने किया तो उससे साफ हो गया कि अमेरिका ने कोई इंटरनेशनल पुलिसिंग नहीं छोड़ी है, बल्कि सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे सिर्फ चुनावी फ़ायदे के लिए इस तरीके की बातें की थी, क्योंकि 48 घंटे में ही उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको बदल दिया। तो सीधी सी बात है, वो सारे चुनावी मसले थे, अमेरिका ले दे के करने वही वाला है जो अभी तक वो कर रहा था। यानी कि ट्रंप कुछ अलग नहीं करेंगे, हंगामा ज़रूर वो करेंगे कि मैं ओबामा से बेहतर हूँ, मैं ओबामा से अलग कर रहा हूँ। काम वो वही कर रहे हैं जो ओबामा करते थे। ठीक जिस तरीके से ओबामा हवाई हमले करवाते थे सीरिया में, ठीक वही काम इन्होंने किया है भूमध्य सागर में जो जहाज़ हैं उनसे मिसाइल मरवा के। तो मिसाइलें मारिए चाहे हवाई हमले कीजिए, हमले तो आप सीरिया पे कर ही रहे हैं। ठीक, और उन्होंने भी असद को हटाने के लिए ही, ओबामा ने भी असद को हटाने के लिए ही वो सारे काम किए थे। और इनका तो सीधा उद्देश्य ही वही है कि असद को हटाना है। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सीधे असद पे हमला ही कर दिया। ओबामा ने तो विद्रोहियों को समर्थन दे करके, पैसा दे करके, हथियार दे करके असद के खिलाफ खड़ा किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे असद के एयर बेस पे ही, यानी कि उनका जो वायुसेना का बेस है असद का, उसी पे हमला कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो फिर से वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे वो पहले से रहे हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल पुलिसिंग है वो बंद नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यूएस एक्शन फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल, यानी कि रूस का कहना है कि जो यूएस ने कार्रवाई की है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि सीरिया ने क्या कहा। तो यहाँ पे सभी के एक एक करके बयान आए हैं, तो उनको आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सीरिया ने जो कहा है, तो सीरिया ने कहा है कि ये पूरी तरीके से फूलिश एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी मूर्खतापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है कि उन्हें अभी तक इस बात का ही कन्फर्मेशन नहीं है कि हमला किसने किया, रासायनिक हमला किसने किया, और उसके बिना जानने के बावजूद भी उन्होंने हमारे एयरबेस पे हमला कर दिया। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि इसमें हमारे 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं। ठीक, उनका कहना था कि जहाँ पे एयरबेस है वहाँ के गांव पे कई सारी मिसाइलें गिरी हैं जहाँ पे 9 लोगों की मौत हो गई है। और उसके अलावा यहाँ पे बता दूं कि रूस ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो मॉस्को अनाउंस्ड सीरीज ऑफ रिटेलिएटरी स्टेप्स, यानी कि रूस ने इस बात की घोषणा की है कि वो भी प्रतिशोधात्मक रूप से कई सारी कार्रवाइयाँ करेगा। लेकिन वो कार्रवाइयाँ ऐसी होंगी कि आपने जितना सीरिया का एयर डिफेंस बर्बाद किया है तो हम उसको फिर से मजबूत करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हमले हैं तो ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और साथ ही साथ एक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी आक्रामकता का व्यवहार है। और इस तरीके का आक्रामकता का व्यवहार किसी को नहीं दिखाना चाहिए गलत समय पे। तो आगे देखते हैं कि यूएन का इस पे क्या रवैया रहेगा। तो यूएन में ये कहा गया है कि यूएन एनवॉय स्टेफन डे मिस्त्रुआ announced the UN-backed ceasefire task force in Syria that is co-chaired by Moscow and Washington would meet later on Friday। ठीक, तो ये कहा गया है कि रूस ने एक रिक्वेस्ट की थी यूएन से कि जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसमें कि रूस और अमेरिका बराबर रूप से हिस्सेदारी रखते हैं, तो उसकी एक बैठक बुलाई जाए। तो शुक्रवार को जो है तो एक बैठक बुलाई गई है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद सीज़ फायर यूएन कराने की कोशिश करेगा। ठीक, क्योंकि देखिए यूएन नहीं चाहता है कि कोई ऐसा हंगामा हो कि रूस और अमेरिका आपस में आकर के भिड़ें। तो ये जो युद्ध होगा तो सीधे तौर पे रूस और अमेरिका एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ठीक, ये लड़ेंगे अपने गुर्गों के बीच। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध जो है तो अप्रत्यक्ष रूप से रूस और अमेरिका के बीच ही हो रहा है। ठीक, भले ही वो अपने लोगों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हों। तो रूस जो है तो उनके जो पक्ष में है, यानी कि रूस का गुर्गा सीधा माने तो असद हैं, और असद के माध्यम से वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना एक बेस बना करके रखना चाहते हैं। और इसी तरफ जो यूएस है तो यूएस असद के बिल्कुल खिलाफ है। यूएस चाहता है कि असद अगर एक बार हट जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो रूस का इकलौता बेस कैंप है सीरिया में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मध्य पूर्व में जो रूस की राजनीति है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो विद्रोहियों को समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विद्रोही हैं, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो विद्रोही हैं तो बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि यूएस से हम
रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और भी ऐसे हमले करे, ठीक, ताकि हमारी ताकत बढ़े, क्योंकि जब असद कमज़ोर हो जाएंगे तो उनके ऊपर टेक ओवर करने में, कब्जा करने में उनके इलाकों में बहुत आसानी होगी विद्रोहियों को। अभी आपको पता होगा कि अलेप्पो में क्या हुआ था, विद्रोहियों को बहुत बुरी तरीके से हराया था असद की सेना ने। तो अब ऐसा लगने लगा था अमेरिका को कि दरअसल पे असद तो अब धीरे धीरे विद्रोहियों को पूरा ख़त्म कर देगा, और जो सीरिया में ऐसे इलाके जो विद्रोहियों के कब्जे में थे वो फिर से असद के कब्जे में आ जाएंगे, तो रूस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उन सभी इलाकों में। तो कहीं ना कहीं रूस को काउंटर करने के लिए, रूस को वहाँ से हटाने के लिए वो असद को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर असद सीरिया से हट गए तो रूस तो अपने आप ही पूरे मध्य पूर्व की सीनरी से बाहर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा सा बता देते हैं कि हमला कैसा था। तो लिखा हुआ है कि स्ट्राइक टारगेटेड रडार्स, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम एंड अदर लॉजिस्टिकल कंपोनेंट्स। यानी कि जो हमला था तो उसने मुख्य रूप से लक्षित किया था रडारों को, एयरक्राफ्टों को, और जो एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात की वायु रक्षा प्रणाली है उसको, और उसके अलावा अन्य जो लॉजिस्टिक कंपोनेंट होते हैं अर्थात कि परिवहन इत्यादि से संबंधित जो कुछ भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे लॉन्च पैड हो चाहे कुछ भी हो, तो उन सारी चीज़ों पे हमला किया था। और तकरीबन 59 मिसाइलें दागी थीं, और ये कहा गया कि इससे जो है तो 6 जो प्लेन हैं जो कि रिपेयर करने के लिए वहाँ पे रखे हुए थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। कई सारी जो बिल्डिंगें थीं तो वो बर्बाद हो गई, और एक स्टोरेज डिपो था अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे जो कलपुर्जे वगैरह रखे होते हैं वो तबाह हो गया, और एक रेडियो स्टेशन था वो भी वहाँ पे तबाह हो गया है। तो ले दे करके अभी जो है तो ये बिल्कुल शुरुआती युद्ध है, यानी कि अभी इतना बड़ा कोई हमला नहीं मान सकते हैं कि कोई सीरिया को अत्यधिक नुकसान हुआ हो, लेकिन फिर भी एक शुरुआत तो हो ही गई कि इसमें यूएस ने अपनी टांग अड़ा ही दी। अब देखिए इसका जो एक लंबा निहितार्थ मुझे दिखता है यूएस का, वो ऐसा है कि यूएस चाहता है कि अगर मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से रूस बाहर हो गया तो उसकी मिडिल ईस्ट में इकलौती ताकत बचेगी, जो कि वो चाहता है, ठीक। दूसरा ये भी सोचना होगा शायद कि यूक्रेन का जो पूरा मामला फंसा हुआ है, यानी कि जो क्रीमिया में रूस ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो शायद अमेरिका ये चाहता है कि हम सीरिया के मामले में रूस पे इतना ज़्यादा दबाव बना लें, असद को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि बाद में रूस ये कहे कि नहीं ठीक है, आप इधर असद को रहने दीजिए, बदले में हम जो है तो यूक्रेन के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अगर असद चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो रूस के पास मिडिल ईस्ट में कोई भी बेस नहीं बचेगा। तो ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति एक बार प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पे हमारे हाथ में हो कि असद को रहना है या असद को हटाना है, तो उससे जाहिर तौर पे हमारे पास एक ताकत आ जाएगी रूस के साथ ये बात करने के लिए कि आप यूक्रेन मामले में समझौता करते हो कि नहीं। अगर आप यूक्रेन मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं हो तो हम तुरंत असद को हटाते हैं, और उसके बाद आप मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से हट जाओगे। तो कहीं ना कहीं भविष्य की एक उनकी योजना हो सकती है। तो देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी खबर है कि इंटरनेट इकॉनमी टू डबल, यानी कि जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है तो दुगनी हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो भारत की इंटरनेट इकॉनमी है तो इस बात की आशा की जा रही है कि वो दुगनी होकर के 250 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। और जो ई कॉमर्स है या कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, तो वित्तीय सेवाएं जो होती हैं, एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 40 to 50 बिलियन, यानी कि माना जाता है कि ये 40 से 50 बिलियन के व्यापार के लिए जिम्मेदार होती हैं। और इसके बाद जो आता है तो वो आता है ई कॉमर्स प्रोडक्ट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सारा आंकड़ा है। अब आंकड़े में क्या रखा हुआ है कि कितने बिलियन, सीधी सी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट इकॉनमी है, इंटरनेट अर्थव्यवस्था है, तो वो दुगनी हो सकती है, ठीक। तो समय के बारे में नहीं दिया है कितने साल में हो जाएगी, लिखा है बस ऐसा। तो अगली खबर ये है कि ईरान कट्स डाउन क्रेडिट पीरियड फॉर इंडियन रिफाइनर्स। तो ईरान ने क्या किया है कि जो भारतीय परिशोधक हैं उनके लिए क्रेडिट काल को कम कर दिया है। तो पूरा मुद्दा क्या है बताता हूँ।
मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि भारत ने क्या कहा है कि हम ईरान से अपना तेल का जो आयात है वो कम करके 20% तक ला देंगे, यानी कि 5 गुना कम कर देंगे। अभी जितना मंगाते हैं तो कम करके उसको 20% पे ला देंगे। तो इससे जो ईरान की अर्थव्यवस्था है तो दुष्प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि हम ईरान के दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं, यानी कि ईरान से सर्वाधिक तेल चीन लेता है, फिर हम लेते हैं। और ईरान अगर हमारी कुछ बातों को नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे, अपने आयात गिरा देंगे। तो आप कहेंगे ईरान ने ऐसी कौन सी बात नहीं मानी? तो आपको पता होगा कि जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था यूएस ने, तो उस वक्त भारत ने काफ़ी उसकी सहायता की थी, और उसके बावजूद भी भारत ने बहुत सारा तेल ईरान से लिया था, जिसकी वजह से उनकी जो अर्थव्यवस्था थी तो किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए भी चल रही थी, नहीं तो बर्बाद ही हो जाते। तो उसके बाद भारत को ये लग रहा था कि हमने इनकी बड़े मुश्किल वक्त में मदद की है, तो शायद कुछ ऐसी गैस फील्ड, यानी कि जहाँ से भारत को गैस निकालना था, भारत सोच रहा था कि वो गैस फील्ड जो है तो वो ठेके पर भारतीय कंपनियों को दे दी जाएगी ईरान के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, जब ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा तो ईरान को लगा कि अब तो हमारी स्थिति सुधर गई है, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि हम आपको कोई भी गैस फील्ड दें। तो भारत ने कहा कि देखिए अच्छी बात नहीं है, हमने तो उसी आशा पे आपके साथ व्यापार को जारी रखा, नहीं तो हम किसी और से भी तेल खरीद सकते थे, लेकिन हमने आपके साथ जारी रखा क्योंकि हम चाहते थे कि हमें भी कुछ उसके बाद लाभ हो। तो ईरान ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जो लाभ होना था तो तभी मिल गया क्योंकि हम उस वक्त तेल की कीमतें कम कर दिए थे, और उसको तेल को पहुंचाने के लिए भी जो किराया होता है तो हमारे जहाज़ पहुंचाते थे, किराया भी नहीं लेते थे, यानी कि किराया सिर्फ उतना ही लिया जाता था जितना कि लॉजिस्टिक्स का किराया है। उसके अलावा जो अतिरिक्त भाड़ा जो बाकी सारे देश लेते थे तो ईरान उस वक्त नहीं ले रहा था। तो ईरान का कहना था कि नहीं, जितना मतलब हम दे सकते थे हमने आपको दिया है, पर वो गैस फील्ड हम आपको नहीं दे सकते। तो भारत ने क्या किया, भारत ने आयात को कम करने का एक प्रस्ताव पारित किया, मतलब कि जो ऑयल मिनिस्ट्री है तो उसने ये कहा कि ठीक है, हम तेल ही नहीं लेंगे, तेल की जो आयात है उसको कम कर देंगे। तो ईरान ने भी अपनी तरफ से एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए क्या किया है, उसने ये कहा कि अभी तक आपका जो क्रेडिट पीरियड होता था 90 दिनों का, हम उसको कम कर देंगे। तो सवाल ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये क्रेडिट पीरियड क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आज भारत की एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, उसने ईरान से कच्चा तेल मंगाया, ठीक, आज मंगाया। तो आज जब मंगाएगा कच्चा तेल तो वो क्या करेगा कि अपनी रिफाइनरी में डाल करके उसको परिशोधित करेगा, उसमें से डीजल निकालेगा, पेट्रोल निकालेगा, मोम निकालेगा, एस्फाल्ट निकालेगा, सब निकालेगा, ठीक। निकालने के बाद क्या होगा कि 90 दिन के अंदर तक वो उसको किसी स्थान पे या तो सप्लाई कर देगा, या तो अपने किसी उसके माध्यम से बेच लेगा, जो उनके पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं उनके माध्यम से बेच लेगा, या कुछ भी करेगा, लेकिन 90 दिन में वो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ का जो पैसा है वो निकाल लेगा, यानी कि जो कच्चा तेल उसको प्राप्त हुआ तो उस पैसे को वो निकाल लेगा, और फिर 90 दिन बाद क्या करेगा कि वो ईरान को उस पैसे को चुका देगा। तो आपको बता दूं कि यही एक बड़ी सुविधा होती है जब आपको कोई क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, कि आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि जिस दिन आपने तेल प्राप्त किया उसी दिन आप पेमेंट करें। यानी कि ईरान ये भी कह सकता है, या कोई भी देश ये भी कह सकता है कि अगर आप आज तेल प्राप्त करते हो, रिसीव करते हो, तो आज के आज हमको पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई सारी कंपनियां बोलती हैं कि आज के आज हम कैसे पेमेंट दे दें, क्योंकि ये जो तेल है तो ये तो हम परिशोधित करेंगे, फिर ये बाज़ार में जाएगा, कुछ पैसा हमको भी तो मिलने दो, उसके बाद फिर हम आपको पे कर देंगे उस हिसाब से। तो जो 90 दिन का क्रेडिट पीरियड था तो ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देता था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और बाकी कंपनियों को भी मिलता है, यानी कि जो जहाँ से भी मंगाते हैं अपना अपना कच्चा तेल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में क्रेडिट पीरियड उनको मिलता ही मिलता है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा कि अगर कोई देश बोलता है कि हम कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे या बहुत कम क्रेडिट पीरियड देंगे, तो उससे कोई तेल ही आयात नहीं करेगा, ठीक। तो मजबूरी होती है कि क्रेडिट पीरियड उनको भी देना पड़ता है। ईरान ने काफ़ी लंबा दिया हुआ था 90 दिन का, तो उनका कहना है कि हम इसको कम कर देंगे। अब जब उसको कम कर देंगे तो जाहिर तौर पे जो पेमेंट करने की बात होती थी, मतलब जो स्थिति होती थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, वो थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि 90 दिन का भी जो क्रेडिट पीरियड था उसके बावजूद भी भारत कई बार पेमेंट नहीं करता था। तो लाइफ वाले पेज पे आते हैं, एक खबर है, खबर तो बहुत ख़ास नहीं है, फिर भी ये जान लीजिए, थोड़ा सा विज्ञान से संबंधित है कि स्टडी पॉइंट्स नाइट आउल जीन वेरिएंट।
यानी कि एक अध्ययन किया गया है जिसमें कि नाइट आउल से संबंधित जो जीन भिन्नताएं हैं वो पाई गई हैं। तो पहली बात आप कहेंगे नाइट आउल क्या है, रात का उल्लू क्या है। ठीक, तो रात का उल्लू कोई रात के उल्लू से बात नहीं है उसकी। दरअसल पे ऐसे आदमी जो कि रात को काफ़ी देर तक जागते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, ठीक, जो कहते हैं मुझको तो रात में नींद नहीं आती है, तो उनको आमतौर पे रात का उल्लू या नाइट आउल कहा जाता है। तो ये पता लगाया जा रहा था कि आखिर ऐसे लोग जो रात को इतनी ज़्यादा देर तक जागते हैं तो वो क्यों जागते हैं, क्या कहीं उनमें कोई जीन वेरिएशन या कोई ऐसा जीन परिवर्तन पाया जाता है, कोई ऐसा विभिन्न अलग प्रकार का जीन पाया जाता है जिसकी वजह से उनको रात को कम नींद आती है या रात को बहुत देर से नींद आती है। तो ये कहा गया कि इसके लिए अगर कोई प्रयोग करना है तो एक ऐसा प्रयोग करना होगा जिसमें इंसान को ये ना पता रहे कि बाहर दिन है कि रात है। ठीक, यानी उसको आप एक ऐसे कमरे में बंद कर दीजिए जहाँ पे उसको पता ही नहीं चले कब दिन हुई कब रात हुई। ठीक, लेकिन आपको पता रहेगा, तो आप उसको 24 घंटे रिकॉर्ड करते रहेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जब 2-3 दिन वो 4 दिन वहाँ पे रह लेगा तो उसके बाद आप जो पूरी रिकॉर्डिंग है उसका विश्लेषण करेंगे और आप देखेंगे कि दरअसल पे क्या इसका जो जीन है वही ऐसा है कि जिसकी वजह से इसको रात में कम नींद आती है, या कि इसका कोई ऐसा मेंटल सेटअप ऐसा हो गया है कि ये जब देखता है कि रात हो रही है रात हो रही है, यानी कि जब तक ये घड़ी में 4 बजने को नहीं देख लेता है या रात के 3 बजने को नहीं देख लेता है तब तक इसको नींद ही नहीं आती है। तो एक ये भी हो सकता है कि मेंटल सेटअप की वजह से हो। तो ये कहा गया कि नहीं, जब इनको ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे कोई घड़ी नहीं थी और जहाँ पे दिन रात का पता नहीं चलता था, वहाँ पे भी ये ऐसे ही लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये पाया गया कि जाहिर तौर पे इन पे कोई ना कोई आंतरिक रूप से ऐसा विभिन्नता है जिसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। तो एक जीन होता है, उस जीन को कहते हैं CRY1। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CRY1। तो माना गया कि वो जो जीन है तो उसमें एक विशेष प्रकार का म्यूटेशन हो गया है, यानी उत्परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द रिसर्चर्स एग्जामिन द DNA फ्रॉम द DSPD पेशेंट, वन वेरिएंट स्टूड आउट अ म्यूटेशन इन CRY1। यानी कि वो जब DNA का विश्लेषण कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा विशेष वेरिएशन मिला, विभिन्नता मिली, जो कि CRY1 में म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हो गई थी। और उन्होंने पाया कि आमतौर पे जो मनुष्य में जीन होते हैं, जो CRY1 जीन होता है, तो उसमें एक व्यक्ति का अपने आप ही 24 घंटे के हिसाब से जीवन चक्र निर्धारित होता है। यानी कि उस 24 घंटे के हिसाब में कब सोना है कब जागना है वो उसका जीन ही निर्धारित कर देता है। लेकिन इसमें माना गया कि जब इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये जो जीन चक्र है, जीवन वो दैनिक चक्र है, वो 24 घंटे का ना होकर के 30 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ये 30 मिनट लंबा हो जाता है तो ये तब तक घूमता रहता है जब तक कि अपनी एक पीक अवस्था में नहीं पहुंच जाता, फिर से उसके बाद ये रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मतलब कि एक आदमी है तो वो तकरीबन मान लीजिए रात को 1 बजे सोता है, तो कई बार ऐसा होगा कि वो अगले दिन उससे और ज़्यादा वक्त में सोएगा, फिर और ज़्यादा वक्त में सोएगा, और ज़्यादा वक्त में सोएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रात को 4 बजे सो रहा है, फिर ये देखा जाएगा कि फिर वो क्या होगा कि फिर वो पीछे होने लगेगा। यानी कि फिर से ऐसा होगा कि एक समय बाद वो फिर से रात को 1 बजे सोने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। यानी कि वो जो 30 मिनट का वेरिएशन है तो उसकी वजह से उसकी जो पूरी साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो एक रात के विशेष चक्र के बीच घूमती रहती है, 1 बजे से 4 बजे के बीच या 2 बजे से 4 बजे के बीच। तो ऐसे वक्त में उसकी जो साइकिल है वो घूमती रहती है। ठीक, तो ये पाया गया है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा था तो उसका नाम लिखा हुआ है कि सर्काडियन क्लॉक क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पे भी हों जहाँ पे आपको वक्त का अंदाज़ा ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर को पता नहीं होता है कि आपका जो शरीर है उसको समय के हिसाब से कैसे चलना है। अंदरूनी तौर पर पता नहीं होता है, भले आप दिमागी तौर पे ना जान रहे हों। उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर चलती ही रहती है। ठीक, उसको ज़रूरत नहीं होती है जानने की कि बाहर दिन है कि रात है। ठीक, अंदर उसको पता रहता है। तो उसी बायोलॉजिकल क्लॉक को, उसी जैविक घड़ी को क्या बोलते हैं, सर्काडियन क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक, तो यही जो सारी जानकारियाँ थी ये मैंने आपको दे दी। इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। कल फिर से मिलें, कल तो शायद नहीं मिल पाएंगे, कल संडे है, तो आगे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।